मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म में होने वाले सारे फंक्शंस का इन्हिसार मेटाबॉलिज्म पे होता है। अगर किसी के जिस्म का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो उसके जिस्म के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह से अपना काम परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं है, उसकी बेस ही ठीक नहीं है, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो एक एक करके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म मेरी नज़र में एक बला है और इसको समझना उतना ही आसान है। अगर आप लोग इसको समझ के चलेंगे ना तो ये आपके लिए बला नहीं रहेगी। बला मैं किस लिए कह रही हूँ कि ये आपकी हेल्थ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा सकता है, लेकिन अगर यही ख़राब है और आप लोगों की हेल्थ यहाँ से उठ के यहाँ आ सकती है। अब आजकल के दौर में लोगों को होता है हमने खाना क्या है। मैं अपने चैनल पे लोगों को देख रही होती हूँ, वो सिर्फ ये इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, फीमेल स्पेशली, कि हम लोगों ने खाना क्या है, हम ये खा सकती हैं, हम ये खा सकती हैं। अब काम सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि आपने खाना क्या है। मैं ठीक है, मैं ये बता दूंगी कि आपने गोश्त खाना है, आपने सब्ज़ी खानी है, लेकिन उसको हज़म करना मायने रखता है कि आप लोगों ने उसे डाइजेस्ट कर लिया है। सिर्फ खाना ही मायने नहीं रखेगा, उसको डाइजेस्ट करना एक चीज़। नंबर 2 जो सा है वो उसको आप लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया अपने जिस्म में। अब मैदे का काम क्या है, उसको डाइजेस्ट करना। आपने खा लिया, ठीक है, आप लोगों की सिलेक्शन सही होगी कि आप लोगों ने ये चीज़ खानी है अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का हो गया कि जी हमने इसको डाइजेस्ट करना है, हमने इसे पचाना है, वो भी हो गया। उसके बाद आ जाती है बात कि इसकी क्या जो न्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो पाई है। और वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होनी है, आपकी गट में होनी है, आपकी आंतों ने उसे एब्जॉर्ब करना है। वो एब्जॉर्प्शन आपकी हो पाई है कि नहीं हो पाई है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आप लोगों ने खाया था वो सारे का सारा ही तो नहीं ना आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, उसमें से निकलेगा कचरा। जो वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा निकला है, क्या वो आपकी बॉडी उसको जिस्म से बाहर निकाल पाई है? ये सारा प्रोसीजर मिलके मेटाबॉलिज्म बनाएगा। आज मैं मेटाबॉलिज्म ही आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने समझना है कि हमारे जिस्म का क्योंकि हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, तो आप हमारा मेटाबॉलिज्म कहाँ पे खड़ा है, हमने इसको किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हमने जो साइदा ये 3-4 स्टेप बताए हैं, हमारे ये सही चल रहे हैं। ये सब आप लोग वीडियो सुनेंगे, समझेंगे, इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं यहाँ पर अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज़, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे, इसको जिससे कि मैं 4-5 साल से स्टडी कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, उसकी बेस पे लोगों की हेल्थ को मैं बेहतर कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरे साथ चैनल पे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझसे समझ रहे हैं चीज़ें, मेरी वीडियो सुन के उनकी हेल्थ के लेवल यहाँ से उठ के यहाँ ऊपर आ रहे हैं। तो आएँ आप लोग भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, जानें, अवेयरनेस हासिल करें कि किस तरह से हम लोगों ने कौन सी चीज़ खानी है, किस टाइम पर खानी है, हम किस तरह से अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं मेडिसिन के बगैर, डाइट के थ्रू, ठीक है। तो आज हम मेटाबॉलिज्म की बात करने वाले हैं। अब आप लोग कहते हैं कि मैं 100 साल जीना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि इंसान 80 साल जी ले, लेकिन वो हेल्दी जिए, वो किसी का डिपेंडेंट ना हो पाए। उसकी जो जितनी लाइफ वो जिए उसमें जो सा है वो उसका हेल्थ जो सी है वो अच्छी हो। अच्छी हेल्थ के साथ आप जितना जीना चाहते हैं, हेल्थ उसके साथ आप लोगों के मायने रखे कि आप लोगों का मेन यहाँ पे सिर्फ जीना ना हो, सिर्फ खा लेना ना हो, आप लोगों का हो कि हमें हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हुए, लाइफ वही है जो आप लोग 100 साल जी लेंगे, 80 साल अगर जी लेंगे आप लोग बीमारियों के बगैर, तकलीफ़ के बगैर, अपने बच्चों को कोई वो माजरत दिए बगैर, बच्चों को पे डिपेंडेंट हुए बगैर, क्योंकि आजकल का बहुत बिजी दौर है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखें, उनकी हेल्थ को देखें, खुद को देखें, अपने फ्यूचर को देखें, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को देखें कि माँ बाप को संभालें, उनको हॉस्पिटल्स लेके जाएं। तो ये आप लोगों ने अब खुद डिसाइड करना है कि हम लोगों ने कितने साल, हम लोग अव्वल तो ये अल्लाह ताला नेचर के हाथ में होता है कि कितने साल जीना है, लेकिन इसमें आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना होता है कि हाँ, विश एक इंसान के अंदर की विश होती है ना कि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने अब जीना सीखा है, ठीक है, 4-5 साल से जब से मैंने स्टडी करना शुरू किया हेल्थ को, तो मुझे है कि ये जो मैंने अब तक की लाइफ जी ली है वो मैंने अनहेल्दी लाइफ जो जी है, अब मेरी असल लाइफ मैं इससे ट्रिपल टाइम जीना चाहती हूँ। मैं लोगों की, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ उसकी लाइफ को, उसकी खुशियों को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो अब उसके लिए ऐसे विश कर देना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए मुझे थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगी, अपनी हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। तो ये आप लोगों को भी समझना है। अब यहाँ पे क्या है, लोगों की डाइट जो सी है 70 से 75% जो
सी है कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? रोटी, चावल, चीनी, मैदा, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये उनकी डाइट है, उसके ऊपर वो जंक फूड ऐड कर लेंगे। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बाहर के जो प्रोसेस्ड जो कुक्ड खाने हैं जो वो ऐड कर लेंगे। तो उनकी और जूसेस जो हैं, जो ये आर्टिफिशियल जूसेस जो सारे के सारे लोगों से कोल्ड ड्रिंक्स जो सी हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो अपने कार्बोहाइड्रेट तो 70% डाइट में उनके हैं ही, प्लस ये वाली चीज़ें भी ऐड कर लेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ जाएगा और उनकी हेल्थ कहाँ पे जाएगी, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब जिस इंसान को शुगर है, डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, उसको अब से नहीं हुआ है ये इशू, उसको उसकी बॉडी ने 10 साल पहले सिग्नल दे दिए, 15 साल पहले सिग्नल दे दिए। उसके अंदर ऐसे प्रोसीजर्स 15 साल पहले चलना शुरू हो गए जिन्होंने उसे 12-15 साल बाद शुगर की स्टेज पे लेके आना ही था। अब इसमें आप लोग अवेयरनेस हासिल करें, उनकी बॉडी इंसुलिन, अब उनकी शुगर लेवल तो उनके जो उनसे वो टेस्ट उसमें ब्लड में करते हैं वो ठीक नॉर्मल आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर उनका मेटाबॉलिज्म जो हिला हुआ होता है और उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। तो उसके लिए आप लोगों को अब समझना होगा, जैसा कि ये जो डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इवन कि उनकी ब्लड शुगर ठीक आ रही है लेकिन उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उनके क्या है, ये गर्दन पे औरतों के भी ब्लैक पैचेस पड़े होते हैं। ठीक है, ये वो निशान वो किसी चीज़ से इस तरह से नहीं आए हैं कि कोई चीज़ उनको लग गई है या कोई मार्क उनको वो ऐसे पड़ गया है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उनकी बॉडी और वो धब्बे छोड़ जाती है। ठीक है, नेक पे ब्लैक कलर के। उसके अलावा जो उनसे हैं वो वार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मोके जिसे कहते हैं, वो छोटे छोटे गर्दन पे। इसमें नाई बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया के जो नाई हैं, अगर कोई सुन रहा है उनमें से मुझे, तो आप जब कटिंग करें मर्दों की तो उनको, जो औरतें हैं पार्लर्स वाली, वो बताएं औरतों को कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे होती है, और जो होते हैं अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरियाज होते हैं वहाँ पे शुरुआत होती है। ठीक है, तो वो अब वहाँ पे तो इंसान इतना नोटिस नहीं करता है। यहाँ पर जो सा है, ये लोग जब कटिंग करें तो वो देखें, उस आदमी को बताएं कि भाई तुम्हारे ये मुके बन रहे हैं, तुम्हारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, तुम शुगर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये एक निशानी है। पैचेस पड़ना निशानी है, फेस के ऊपर धब्बे पड़ जाना इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। उसके अलावा बेली बड़ा होना इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। बाकी बॉडी नॉर्मल जा रही है लेकिन बेली एरिया बड़ा है, वो उनका फैटी लिवर हो रहा है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी हो चुकी हुई है। तो ये चीज़ें कुछ थोड़ी थोड़ी वो नोट करके, इन चीज़ों को वो अगर अभी से ही ठीक कर लेंगे तो वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, बच्चियाँ, मेल बच्चे, फीमेल बच्चियाँ, ये सब शामिल हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई हैं और उनको आने वाले 5-10 सालों में शुगर हो रही है और आने वालों में हो जाएगी अगर इन बच्चों को ना कंट्रोल किया गया तो। उनके वेट को आप लोग जो उनसे है ना, वो मेटाबॉलिज्म किसी के जिस्म का चेक करना हो, ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो कि हम लोगों ने हेल्थ की तरफ किस तरह से जाना है। अब मेटाबॉलिज्म अगर किसी ने अपना चेक करना हो ना कि कैसा है, तो आप लोग अपने वेट को पहले देखें। अब वेट को आप लोग जो फिट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, जितना आप लोगों का आप लोगों की हाइट है, सॉरी, जितनी आप लोगों की हाइट है 5 फुट 3 इंच है, तो इसको आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके और इसमें से 100 माइनस कर दें, उतना आपका वेट होना चाहिए। पहला फोकस आप वेट को करें, वेट सीधा करें अंदर, उसके बाद फिर आपको खुद ही मोटिवेशन और अवेयरनेस हासिल होना शुरू होगी। आप पहला कदम अपने वेट की तरफ से उठाएं कि हमारा वेट हम लोग कहाँ पे हैं। कई लोग होते हैं दुबले पतले होते हैं लेकिन फिर भी वो डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी हुई होती है क्योंकि उनकी डाइट में वो सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन एक जो एटलीस्ट बच्चे मोटे हो रहे हैं और वो ये सारा कुछ है, पहले नंबर पर अपना वेट को वो करें। हर कोई अपने वेट को मेजर करें। अब मैंने कहा कि 100 माइनस करना है, लेकिन जिनके पेरेंट्स को, जैसे कि उनके अम्मी को, अब्बू को, दादा को, इस तरह से पेरेंट्स को अगर वो डायबिटीज़ रही है, हार्ट का इशू रहा है, तो वो उसमें से 105 माइनस करेंगे। अगर कोई अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है, 107 माइनस कर दें। ठीक है, 110 माइनस कर दें, जितना आप लोगों का वो आएगा, हाइट आएगी, उसमें से 100 नॉर्मल लोगों ने जिनके पेरेंट्स को कोई इशू नहीं था, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 105 ही आप अपना स्टैंडर्ड रखें, 105 माइनस करें, जितना आएगा उतना आपका वजन उस टाइम पे होना चाहिए। पहला स्टेप आप इसकी तरफ लेंगे, और इस स्टेप की तरफ जाने के लिए ये बाकी चीज़ें समझना ज़रूरी होंगी कि हम लोग इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो बच्चों के लिए किस तरह से माएँ अमल कर सकती हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इंप्रूवमेंट की तरफ लाएँ, और बच्चों के भी वेट करें, बच्चों को भी
इन चीज़ों की तरफ अवेयरनेस दें। आप लोग जो फोकस कर रहे होते हैं ना, हमारे बच्चे की पोजीशन, हमारे बच्चों का स्कूल अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, एग्ज़ाम आने वाले हैं सारे। यहाँ पे चैनल पे बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने बताया जी हमारा तो बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, सारी रात वो पढ़ते हैं। आप अपने बच्चे की सेहत के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सारी रात उस पोजीशन का क्या फ़ायदा कि बच्चा जब उस मुकाम तक पहुंचेगा तो वो डायबिटिक हो चुका होगा, हार्ट पेशेंट बन चुका होगा, वो उस चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। पहले नंबर पे अपने बच्चों को हेल्थ की अवेयरनेस दें कि किस टाइम पे जागना है, किस टाइम पे सोना है, क्या खाना है। तो इस वजह से आप लोग अपने पहले के जो 10-12 साल अगर अपने बच्चे पे लगा लेंगे ना, उसको अवेयरनेस देने पे, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, बाकी का उसका फ्यूचर बन गया। यानी कि उसका हेल्थ लेवल अच्छा होगा तो उसका स्टडी का लेवल भी अच्छा हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 3 प्रोसीजर आप लोगों ने वो समझ लिए हैं कि भाई अगर हम लोगों ने कुछ खा रहे हैं तो उसमें से एनर्जी कैसे बननी है, फिर उसमें से जिस्म डिसाइड करेगा हमारा मेटाबॉलिज्म कि इसमें से बिल्डिंग ब्लॉक क्या बनना है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि जो हम प्रोटीन खाते हैं हमारे मसल्स, ठीक है, जो कि हमें एनर्जी लेवल देते हैं। जिनका मसल मैस ज़्यादा होगा उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि जिनका मेटाबॉलिज्म ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है उसका मसल मैस बनेगा। यहाँ पर मेरे साथ चैनल में फीमेल्स आ रही हैं कि हमारा जो सा है हम 35 हैं, 40 ईयर हैं, प्री मेनोपॉज की तरफ भी जा रही हैं, और प्लस जी हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है। अगर किसी का वज़न ज़्यादा भी है तो वो उसको देखे कि उसका वो फैट ज़्यादा होगा, जो मसल है वो मसल मैस कम होगा, और जिनका तो ओवरऑल वो पतले हैं और दुबले हैं और वो वीकनेस है, मसल्स ही नहीं है, जान ही नहीं है जिस्म के अंदर, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा करें और उसकी वजह से आपका मसल मैस भी बनेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, आपको अपने मसल्स पे काम करना पड़ेगा। और उसके नतीजे में जो वेस्ट है, आप वेस्ट को कैसे निकालना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे, उसके थ्रू जो पसीना आएगा उसमें से वो कचरा निकलेगा। ये चीज़ें हैं, डिटॉक्स बॉडी को करना है। पानी अच्छा पिएंगे तो आपके जिस्म में जो कचरा है वो निकलेगा, किडनी की जो सी है वो साफ़ होगी, उस पर बर्डन नहीं आएगा। तो आप लोगों को अपने ये तीनों प्रोसीजर को माइंड में रखते हुए आप चलेंगे ना अपनी बॉडी को लेके कि हमने पूरे दिन में अपने इन तीनों चीज़ों के लिए क्या काम किया है, हमारा जिस्म क्या काम कर रहा है, तो आप लोग खुद ब खुद वो समझ जाएंगे कि हमारा ये हमने इसको सीधा किस तरह से करना है और हमने हेल्थ की तरफ किस तरह से जाना है। ठीक है, और एक नंबर अब बात आ गई, उसके बाद ये मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए थे जो चैनल पर मुझसे ज़्यादा वो पूछे जा रहे होते हैं, जो कंसल्टेंसी लेती हैं औरतें, जो मुझसे ज़्यादा से ये क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं मुझे, ताकि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ और ताकि उन लोगों को समझ आ जाए। अब हम लोगों ने खाना क्या है, अब एक सबका खाना एक जैसा नहीं है, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं है, सबका जिस्म एक जैसा नहीं है। अब एक बंदा कम खा रहा है, एक बंदा ज़्यादा खा रहा है। हो सकता है जो ज़्यादा खा रहा है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, वो पचा पा रहा हो, दूसरा बंदा उतना ना खा पाए, ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ना अच्छा हो। उसके अलावा जो ज़्यादा खाना खा रहा है उसकी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, ठीक है, मूवमेंट उसकी बॉडी में ज़्यादा है। दूसरा बंदा सारा दिन बैठा रहता है, उसकी एक्टिविटी कम है। तो इस वजह से खाने में हर किसी का वो डिफरेंट आएगा अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। अगर आप लोगों ने भी, और मैंने अब अपना प्रोटीन वाला वीडियो सुनिएगा, उसमें मैंने कहा है कि आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड 125 ग्राम रखना है पर डे। अपने मील तीनों मील में डिवाइड कर लें, 2 मील लेते हैं तो 2 मील में डिवाइड करके एक अच्छा प्रोटीन लेना है। अब एक अच्छा प्रोटीन वही हजम कर पाएगा जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। तो अब खाना हर किसी ने है, अब ये नहीं कि एक का मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो नहीं पचा पा रहा तो ना खाए, वो नॉर्मल है, तो वो उसके अंदर सारी बीमारियां चल रही होंगी। अपने जिस्म को सीधा रखने के लिए, अपने मसल मैस को बढ़ाने के लिए, जो कि ज़रूरी होता है। 40 साल के बाद क्या होता है, हर साल जो सा है वो 2 किलो वज़न गिरना शुरू हो जाता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, और उसकी एज फैक्टर की वजह से उसका ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ों की, अब उस 2 kg को हमने उठाना है, उस 2 kg को हमने गिरने नहीं देना। अब वो एफर्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को थोड़ी साथ में, कि आप लोगों ने उसके लिए, अब ऐसे तो नहीं ना होगा, आप लोगों के साथ में एक्टिविटीज़ भी आएंगी, आप लोगों की डाइट भी साथ में वैसी हो। मेरा प्रोटीन वाला वीडियो सुन लीजिएगा, जिनके वज़न नहीं बढ़ रहे हैं, जिनका मसल मैस नहीं बन रहा है, जिनको पट्ठों में ताकत नहीं है, उनको प्रोटीन की ज़रूरत है। नाखून टूट रहे हैं जी, क्या करें, प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन वाला वीडियो सुने, उसे उसके मुताबिक पूरे दिन में लेके आएँ। अब मुख्तलिफ़ खानों को, अब जी हम लोग तो आपने ये इसमें एक वीडियो में बताया था कि इसमें आप लोगों ने ये यखनी पीनी है या इस तरह से अंडे खाने हैं, तो वो तो नहीं मैं खा पा रहा हूँ। अब मुख्तलिफ़ लोगों में उनके अंदर इस किस पे डिपेंड कर रहा है,
उसके अंदर माइक्रोबायोम कैसे हैं, उसकी डाइवर्सिटी कितनी है। इंडिया की फीमेल आई दी, मैं सब कुछ खा लूँगी कर लूँगी, जो आप कहेंगी मुझसे अंडे नहीं खाए जाएंगे, मुझसे अंडा नहीं खाया जाता। मैं खाती हूँ, मैंने कोशिश भी की आपके कहने पे, आपकी वीडियो सुन के, लेकिन मुझे एलर्जी होना शुरू हो गई, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। तो मुझे वो उसका कोई अल्टरनेट बता दें। आपके गट ने, आपके मैदे ने सीखा ही नहीं है, आपके अंदर वो बैक्टीरिया ही नहीं है कि उन्होंने सीखा ही नहीं है कि ये चीज़ भी आएगी तो मैंने इस चीज़ को भी हज़म करना है, पचाना है। अपने बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है, उसकी जो सी डाइवर्सिटी कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह के, ज़्यादा वैरायटी के बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा वैरायटी के होने चाहिए, बैड बैक्टीरिया कम होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे? अब डाइवर्सिटी आप लोगों ने किस तरह से, यहाँ पे मैं बार बार जोर पहले डाइवर्सिटी पे दे रही हूँ कि हम लोगों ने बैक्टीरिया की वो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया जो उनसे है ना, हमने ग्रो करवाने अपने गट में। अब वो कैसे होंगे? जब आप बचपन से ही हर चीज़ बच्चे को खिलाएंगे, ठीक है। हमारा बच्चा तो ये नहीं खाता, ये इससे सेंसिटिव है, ये तो सिर्फ राइस खाएगा, ये तो सिर्फ रोटी खाएगा, ये तो गोश्त नहीं खाता, ये तो रेड मीट पसंद नहीं करता। आपने अपने बच्चे को सिखाया ही नहीं है कि वो उसके बैक्टीरिया उसे हज़म कर सकें। इस वजह से आप लोगों को वो चीज़ें अपने जिस्म में फेंकनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी, जिसका आप लोग वो चाहते हैं कि वो आपको हज़म हो पाएँ, आपके बच्चों को हज़म हो पाएँ। बच्चों का मैं साथ में रेफरेंस इसीलिए दे रही हूँ कि लोगों को जो एटलीस्ट जिनके साथ इश्यूज़ हो चुके हुए हैं, वो अभी से एफर्ट करके वो रिवर्स कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अपने गुड बैड बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। जो इंडिया के लोग हैं, गोश्त नहीं आप लोग पचा पा रहे हैं, आपके अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं है, तो आप अपने प्री प्रोबायोटिक पे काम करें, अपने प्रोबायोटिक पे काम करें। मेरा प्री प्रोबायोटिक का वीडियो है, उनको आप फोकस करें, उन्हें सुने, उन पे काम करें, आप लोग हजम करना शुरू कर देंगे। अपना पहला नंबर आप अपने मैदे पे करेंगे काम, ठीक है। अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं वहाँ पे उस तरह बन पा रहा होता है। इन चीज़ों को हज़म करने के लिए हमारे मैदे का तेज़ाब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो बचपन से ही नहीं मैदे ने सीखा। और जब ग्रेन्स होते हैं ना, तेज़ाब को ख़त्म करते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिलेट और जो मुख्तलिफ़ किस्म के आटे और ये पोहे और ये सारी चीज़ें आप लोग खा रहे होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट रोटियाँ, डबल रोटियाँ, ये मैदे का तेज़ाब ख़त्म करती हैं, ठीक है। ये अल्कलाइन करती हैं मैदे को, ये सारी चीज़ें, रोटी, गंदम अल्कलाइन करती हैं ये मैदे को। तो अब आप लोगों ने ये खा खा के अंदर का अल्कलाइन किया हुआ है मैदे को, जिससे कि एसिडिक होना चाहिए, बहुत एसिडिक होना चाहिए। जितना कि बैटरी का लेवल होता है ना, पीएच लेवल, वो मैदे का होना चाहिए। तो अब वो ख़राब हुआ हुआ है। कैसे ख़राब हो गया? डबल रोटियाँ खा के। तो उसको अब आप लोगों ने ठीक करेंगे। पहले नंबर पर मैदे के तेज़ाब पे काम करेंगे। उसके लिए मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो सुनना है, समझना है, फिर पीना है, ऐसे ही नहीं पीना, ठीक है। अब उस पे काम करेंगे। उसके अलावा आप अपने बैक्टीरिया पे काम करेंगे, उसको पता चलेगा कि मैंने कैसे हज़म करना है। अब जो बच्चे हैं उनको उनका मैदे का तेज़ाब अभी बचाया जा सकता है, उसे कम रोटियां दे के, कम ब्रेड दे के और मुख्तलिफ़ किस्म के ये दूसरी चीज़ें जो सी हैं, प्रोटीन रिच चीज़ें शामिल करके, होल ग्रेन शामिल करके, फ्रूट्स शामिल करके, वेजिटेबल्स शामिल करके, ये चीनी कम करके, क्योंकि चीनी तो बैड बैक्टीरिया को ग्रो कराती है, गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर। अब क्या चीज़ गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छी है वो ऐड करेंगे, क्या चीज़ गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करती है उसे बाहर निकालेंगे, उठा के फेंकेंगे उसे बाहर। तो वो तब जाके आपके बच्चे की वो हज़म करने की कैपेसिटी और मेटाबॉलिज्म ठीक होने की कैपेसिटी होगी। क्योंकि अब जो सिजेरियन बच्चे हैं, पहली उनके साथ ज़्यादती के उनके साथ उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो गट हेल्थ है, उन बच्चों की पहले नंबर पे ही वो वजाइनल वो इम्यूनिटी लेके माँ से पैदा होते हैं, जो नॉर्मल बर्थ होती है। अब जो सी सेक्शन से हुआ है उसके साथ माँ की इम्यूनिटी आई ही नहीं है उनकी गट हेल्थ में, ठीक है। तो वो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे डेफिशिएंट हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया, उनके पास दूसरे नंबर पे उनकी इम्यूनिटी जोन सी है वो माँ से नहीं मिल पाई उन लोगों को माँ का दूध ना पी के, ठीक है। ये दोनों बच्चे ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं। आप देखें अपने बच्चों को कि क्या ये दो चीज़ें पूरी की हुई हैं आपने अपने बच्चों की। अगर नहीं की तो काबिल रहम है आपके बच्चे। उनको उनकी डाइट ठीक करें, कैसे भी करके प्यार से समझा के उनके बैक्टीरिया को उनके गट पे, उनके मैदे पे काम करें, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने उसके बाद उसके लिए आप डाइट में अब सारी चीज़ें आप लोगों ने बच्चे के डालनी है। पनीर डालना है। अब यहाँ पे एलर्जीज हो रही हैं, दूध से हो रही हैं। अब मसला दूध नहीं है, दूध को उन्होंने ठीक है वो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगू के उसको जो किया हुआ है उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल बना दिया है। लेकिन मसला यहाँ पे हमारा गट है, मैदा है। अगर ये ठीक रहता ना तो उसे पचा लेता। अब क्यों फिर मना किया जा रहा है कि दूध नहीं पीना है? अगर आज जो लोग अब ये दूध पनीर जो उनसे हैं
ये फर्मेंट किए बगैर बनते हैं। अब आपने ज़िंदगी आसान मैं आप लोगों की करूं कि आप लोग पर कंफ्यूज ना हो जाएं कि हम लोगों ने करना क्या है। अब जो गांव के लोग हैं ना, उनके जो इंजेक्शन वगैरह भैंसों को नहीं लगाते, सोया वगैरह नहीं डालते, वो लोग अपने बच्चों को दूध भी दें, पनीर भी दें, चीज़ भी दें, उसका बना के सब कुछ दें। जो शहर के लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, जिनको यहाँ का दूध अवेलेबल है, यहाँ की गाय भैंसों का दूध अवेलेबल है, तो हम लोग अपने बच्चों को वो पनीर चीज़ नहीं दे सकते हैं, वो उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है। दूध नहीं ये वाला दे सकते हैं, दही दे सकते हैं क्योंकि इसमें वो बैक्टीरिया आ जाते हैं, गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो काबिल हज़म बना देते हैं इसको, ये रीज़न हो जाती है इसकी। तो अपने बच्चों को दही दे दें। जो शहरों में हैं वो दूध नहीं दे सकते तो वो दही बच्चों को दें। उसके अलावा वो उस दही में से उसको लस्सी बना के दें। उसके अलावा उस दही में से मक्खन निकाल के दें, उस मक्खन का देसी घी बना के दें, दही वाले का। तो इस तरह से आप लोग अपने बच्चों की गट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और ये प्रोटीन डाल के और गुड फैट डाल के, ठीक है। इसे समझ के ये इस चीज़ पे अमल करें। उसके बाद आप लोगों ने बच्चों को हम लोग खेलने नहीं देते। सूरज की रोशनी, विटामिन डी सप्लीमेंट के थ्रू ही नहीं सारा पूरा होता, उसकी एक्टिवेशन सूरज की रोशनी में होती है। सन लगवाने का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है ना, तो सूरज की रोशनी में जो सा है वो बच्चों को खेलने दें सर्दियों में। और गर्मियों में सुबह सुबह का जो सूरज है, रात को जो शाम को जो गुरूब हो रहा होता है, उसकी छाएं बच्चों पर पड़ने दें, खुद पे भी आप लोग पढ़ने दें। वो विटामिन डी के लिए वो अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होने के लिए अच्छा है। अब उसके बाद आ जाती है बात हम लोग बच्चों को यहाँ पे पता है कि हमारे बच्चों के, हमारे खुद के भी मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया नहीं हम लोगों ने टच होने दिए। अब जानवरों में जो गाँव के बच्चे हैं वो तो बीमार नहीं होते, वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, और वो गंदे मंदे मिट्टी में खेल रहे होते हैं। हम लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते। बच्चों का 1 दिन 2 दिन एक्टिविटी रखें, पार्क वगैरह में जाएँ और उसे मिट्टी में खेलने दें। अगर आपके एरिया में पास इस तरह से आपके गली में बच्चों को शाम को खेलने दें, घरों से बाहर निकालें, उनकी गेम मोबाइल वगैरह बंद करें और उन लोगों को गली में उनकी एक्टिविटी करवाएं। इसके अलावा जानवर, ठीक है, अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे जानवर घर में रखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और मुझे होता है कि इसके लिए सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनको दे सकूँ। तो इस वजह से मेरी बेटी को तोते, बिल्लियाँ, ये इसको शौक है कि ये रखा जाए। तो लेकिन मैं नहीं घर में रख पाती या रख सकी अब तक के भाई, एक तो मुझे आज से 4 साल पहले मेरे जहन में यही कंसेप्ट था कि ये इसमें जर्म्स होते हैं इनमें। लेकिन जब से मैंने ये स्टडी पढ़ी है कि जो ये जानवरों के जो होंगे बैक्टीरिया या जर्म्स जो होंगे वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उसके साथ उन्हें खेलने देना है। तो जो बिल्लियाँ वगैरह हैं, अब मैं अपनी बेटी को, हमारी गली में ऑलरेडी बिल्लियाँ यहाँ पे होती हैं, तो मैं अपनी बेटी को घर से बाहर ही खेलने देती हूँ, और इवन वो उसको नहलाती भी है। मैं उसे, गर्मी भी आ गई है, गर्मियों में उसे नहलाती है साबुन के साथ, शैम्पू के साथ उन्हें साफ़ करती है। गली की ही 1-2 बिल्लियाँ हैं जो उसे पसंद हैं, उनके साथ वो इस तरह से कर रही होती है, उनके साथ खेल रही होती है। तो उसे मैं ये एक्टिविटी करने देती हूँ ताकि उसकी गट हेल्थ अच्छी हो, उसके अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो एक दूसरे से, वो जानवरों से। तो वो उसको फिर उसकी सफाई सुथराई करके आके, ये है कि खुद बच्चे को फिर कहो कि वो नहाए, कपड़े उतारे, साफ़ सुथरा हो जाए, लेकिन एटलीस्ट उसे खेलने दें। मैं ये उसे पहले नहीं करने देती थी, उसे बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन यहाँ पे अब जब से मैंने स्टडी की है, अब मैं 1-1.5 साल से उसे अलाउ कर दिया कि तुम इनके साथ खेल सकती हो और उन्हें नहला भी सकती हो, क्योंकि वो उसकी इम्प्रूवमेंट भी मेरी बच्ची में, ये छोटे छोटे स्टेप मैंने लिए हैं और मेरी बच्ची की माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट आई है उसकी इम्यूनिटी में। अदरवाइज़ वो सजेरियन थी, वो माँ का दूध नहीं उसने मेरा पिया था। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, अगर पता होती तो मुझे अपनी बच्ची पे बहुत तरस आता है कि वो डेफिशिएंट है बहुत ज़्यादा। तो वो अब मैं उसकी उस कमियों को सारा पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनको मैं कंप्लीट कर सकूँ कि जो उसमें डेफिशिएंसीज रह गई थी। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से लेके उनके मेटाबॉलिज्म के साथ, अपना तो ख़राब हम लोग कर चुके हुए हैं या हमें नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी, बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये सारी मेटाबॉलिज्म की गेम को समझें और इसे अप्लाई करना शुरू करें। और हर तरह की चीज़ आप लोगों ने खानी है, सब्ज़ी भी खानी है, कोई वो नहीं है कि कीटो डाइट है, कार्निवोर डाइट है, तो सिर्फ गोश्त खाना है, सिर्फ सब्जियाँ खानी हैं, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ खाना है, लेकिन समझ के खाना है। सब्जियां खानी हैं, फल खाने हैं, गोश्त खाना है, दालें खानी हैं, दूध की चीज़ें यूज़ करनी हैं, जैसे दही वगैरह हो गया। हर चीज़ को, हर वैरायटी हमने अपने बैक्टीरिया को देंगे, गट अच्छा होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। हमारे मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे गट के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, और इस टॉपिक को मैं मज़ीद आगे आप लोगों को क्लियर करती जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।